हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी अच्छे से हैं और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक फ्रेंच कहानी का हिंदी अनुवाद है, जिसके मूल लेखक हैं अल्फांजो दादे फ्रेंच। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप अपने स्कूल के दिनों में पहुंच सकते हैं। इस कहानी को सुनते हुए आपको अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे। आप तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है वह आखिरी सबक। उस दिन सवेरे स्कूल जाने में मुझे बहुत देर हो गई थी। वैसे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हेमिल मास्टर साहब ने यह जो कह दिया था कि मैं सबसे सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की परिभाषा पूछूंगा, और मुझे एक फूटा शब्द भी याद नहीं था। एक क्षण के लिए मेरे मन में आया कि आज स्कूल ही न जाऊं और सारा दिन इधर उधर कहीं घर से बाहर ही बिता दूं। दिन बड़ा अच्छा था, आसमान साफ था और मीठी मीठी धूप फैली हुई थी। सड़क के किनारे वाले जंगल में चिड़ियाँ खूब चहक रही थी और लकड़ी चीरने की जो मिलें हैं उनके पिछवाड़े सिपाही कवायद कर रहे थे। यह सब कुछ उस अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं से कहीं ज़्यादा दिलचस्प था, लेकिन फिर भी मैं अपनी तबीयत को रोकने का बल मुझ में था। इसीलिए मैंने स्कूल की तरफ लंबे लंबे डग बढ़ाए। टाउन हॉल के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ इकट्ठी है। गत 2 वर्षों में लड़ाई हारने, सेनापति की आज्ञाओं, बजट आदि की जितनी भी बुरी खबरें थी वे सब इसी बुलेटिन बोर्ड पर प्रकाशित हुई थी। और मैंने चलते चलते ही सोचा, अब कौन सा नया मामला उठ खड़ा हुआ। पर मैं रुका नहीं, भरसक तेजी से लमक लमक कर चलने लगा। वोक्टर लोहर, जो अपनी नौकर के साथ खड़ा वहां बुलेटिन पढ़ रहा था, चिल्लाया, बबुए भागो मत जाओ, वक्त से पहले स्कूल पहुंच जाओगे। मैंने सोचा कि यह मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं अपनी उसी रफ्तार से ही चला गया। हाँफता हाँफता स्कूल पहुंच ही गया। स्कूल लगने पर हमेशा ही इतना शोरगुल होता था कि वह सड़क पर सुनाई पड़ता था। डेस्क के खुलने बंद होने की फटफटाहट, जोर जोर से एक साथ सबक पढ़े जाने की एक तेज आवाज़, यहाँ तक कि ठीक ठीक शब्दों को समझने के लिए कान पर हाथ रखने पड़ते थे। और सबसे ऊपर मास्टर साहब के रूल का रोर, जो उसे बार बार मेज पर धर पटकने से होता था। किंतु इस समय सब कुछ शांत था। मैं सोच रहा था कि जब मैं चुपके से जाकर अपनी डेस्क पर बैठने की कोशिश करूंगा तो बड़ी हलचल मचेगी। परंतु उस दिन वास्तव में सब ऐसे चुप नजर आ रहे थे जैसे इतवार की सुबह हो। खिड़की में से ही मुझे दिखाई दिया कि क्लास में सब लड़के अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं और हेमल मास्टर साहब अपना लोहे वाला भयानक रूल बगल में दाबे हुए चक्कर काट रहे हैं। मुझे सामने के दरवाजे को ही खोलकर अंदर क्लास में घुसना पड़ा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय मैं कितना डरा और सहमा हुआ हूँगा। किंतु कुछ हुआ नहीं। मास्टर साहब ने बड़ी मासूमियत से कहा, चुप है, जाकर जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाई शुरू करने वाले थे। बेंच पर कूदकर मैं अपनी डेस्क पर जा डटा। जब तक कि मेरा डर कुछ दूर नहीं हो गया, मैंने नहीं देखा कि मास्टर साहब आज हरा कोट, चुन्नटोदार कमीज और काली रेशमी टोपी, सबकी सब चीज़ें बेल बूटों से कढ़ी हुई पहने हुए हैं। यह कपड़े वे केवल उस दिन पहनते थे जिस दिन इनाम बढ़ता था। यही नहीं, बल्कि सारा स्कूल एकदम शांत और गंभीर था। और मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब मैंने देखा कि पिछली बेंचों पर जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, ग्वार लोग भी बिल्कुल हमारी तरह चुप बैठे थे। तिपंखा टोप लगाए बुढ़ा होसर बैठा था, जो किसी जमाने में नगर का मेयर था। इसके सिवाय एक भूतपूर्व पोस्ट साहब भी अन्य कई व्यक्तियों के साथ बैठे हुए थे। सबके सब मातमी मुद्रा बनाए हुए थे। हाउसर साहब अपने साथ एक पुरानी फटी चीथड़ा प्राइमर उठा लाए थे। उसे खोले हुए अपने घुटनों पर रखे थे। उनकी बड़ी बड़ी ऐनक भी उस पर रखी हुई थी।
मैं यह सब देखकर आश्चर्य ही कर रहा था कि हेमल साहब अपनी कुर्सी पर चढ़े और उसी मुलायम तथा विनम्र स्वर में जिसमें कि आते ही मुझे बोले थे, कहने लगे, लड़कों, आज मैं तुमको सबक पढ़ा रहा हूँ। बर्लिन से आज्ञा आई है कि आल्जक और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाए। तुम्हारे लिए कल से कोई नए मास्टर साहब आएंगे, इसलिए आज फ्रेंच का यह तुम्हारा आखिरी सबक है। खूब ध्यान से पढ़ना। और यह शब्द मेरे कानों पर जैसे ही बिजली की तरह गिरे, अब समझ में आया कमबख्तों ने उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था। फ्रेंच का मेरा आखिरी सबक, आखिरी, और अभी तो मुझे अच्छी तरह लिखना भी नहीं आया है और यही सब खत्म है। मैं अब आगे नहीं पढ़ सकूंगा क्या? हाय हाय, मैंने अभी तक अपने सबक न याद करके कितना बुरा किया। बेकार ही चिड़ियों के अंडों की तलाश में घूमता रहा, बेकार ही अपना वक्त इधर उधर आवारागर्दी में खोया किया। वे किताबें जिनकी सूरत देखकर मुझे बुखार चढ़ता था, व्याकरण इतनी भारी थी कि ले जाने में आफत पड़ती थी, और वह महात्माओं की कहानियाँ आज सब मुझे पुराने दोस्तों की तरह लग रही थी, जिनसे जुड़ा होना अब असंभव मालूम हो रहा था। और बेचारे मास्टर साहब भी तो, वे अब हमेशा के लिए जा रहे हैं और मैं अब उन्हें कभी नहीं देख सकूंगा। सिर्फ इस कल्पना मात्र से ही मैं हेमिल साहब की शक्ति को भूल गया उनके उस लोहे के रूलर को भी। हाय बेचारा, आज इस आखिरी सबक के उपलक्ष्य में ही तो उसने अपने इतवार वाले बढ़िया कपड़े पहने थे। हाँ, और मेरी समझ में आया कि गांव के वृद्ध सज्जन गण क्यों पीछे बेंचों पर बैठे थे और इतने सुस्त थे। अब वे फिर कभी स्कूल नहीं आ सकेंगे। मास्टर साहब की 40 वर्ष की सेवा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने और उस देश का अभिनंदन करने जो अब उनका नहीं रहा था, वे लोग आए थे। मैं यही सोच विचार कर रहा था कि मेरा नाम पुकारा गया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा सुनाने का अब मेरा नंबर था। क्या उस अकर्मक क्रिया की कठिन परिभाषा को बिना एक ही गलती किए हूँ मैं जोर से और साफ साफ नहीं कह सकता था, लेकिन पहले ही शब्द में गड़बड़ा गया और बुत बना खड़ा रह गया। दिल मेरा धक धक कर रहा था और ऊपर आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। मास्टर हेमिल ने कहना शुरू कर दिया था, फ्रेंच, मैं तुम्हें फटकारूंगा नहीं, तुम्हें खुद ही शर्म आनी चाहिए। कितनी बुरी बात है। हम लोग रोज यही कहते थे कि ओह बहु तेरा वक्त है, कल पढ़ लेंगे, और तुम देखो कि यही कहते कहते हम कहाँ पहुँचे हैं। कल अब हमारे लिए नहीं आएगा। कल आजकल में वे जर्मन लोग आ जाएंगे और कहेंगे, यह क्या बात है, तुम लोग बनते तो फ्रांसीसी हो, पर अपनी ही भाषा न लिख सकते हो और न पढ़ सकते हो। और फ्रेंच, एक तुम ही ऐसे नहीं हो, वरन हम में से और भी न जाने कितने ही ऐसे हैं जिन्हें यह भर्त्सना सुनने को मिल सकती है। तुम्हारे पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए चिंतित नहीं थे, वे तुम्हें किसी खेत या मिल के काम पर लगा देना पसंद करते थे, जिससे कि कुछ और आमदनी ही हो। और मैं भी दोषी ही हूँ। क्या मैंने अक्सर ही पढ़ाने के बजाय तुम्हें अपने बगीचे में पानी देने को भेजा, और जब मैं मछली के शिकार को जाता था तब भी तुम्हें एक दिन की छुट्टी दे जाता था। इस प्रकार हेमल साहब इधर उधर की बातचीत करते करते फ्रेंच भाषा पर ही आ गए। कहने लगे, संसार की सबसे सुंदर भाषा है यह सबसे ज़्यादा साफ और सही है। हमें इसकी पूरी रक्षा करनी होगी, क्योंकि जब देश गुलाम हो जाता है तब उसकी स्वतंत्रता वापस लेने की केवल एक ही कुंजी शेष रह जाती है, और वह कुंजी है उसकी भाषा। परतंत्रता की जेल में बंद मनुष्य के लिए उसकी अपनी भाषा ही उसकी स्वतंत्रता दायक कुंजी है। यह कह चुकने के बाद मास्टर साहब ने व्याकरण खोली और सबक पढ़ाने लगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो सब समझ में खूब अच्छी तरह से आ रहा था। मेरा ख्याल है कि ना तो मैंने कभी इतना ध्यान लगाकर कभी पढ़ा ही था, और ना मास्टर साहब ने ही तबीयत लगाकर इतनी अच्छी तरह कभी पढ़ाया ही था।
ऐसा मालूम होता था कि वे बेचारे जो कुछ जानते थे, जाने से पहले वह सभी पढ़ा देना चाहते थे, और सो भी एक ही बार में हमारे दिमागों में ठूस देना चाहते थे। व्याकरण के बाद सुलेख शुरू हुआ। आज हेमल साहब हम लोगों के लिए नई नई कॉपियाँ लाए थे, जिनमें बड़े ही खूबसूरत गोल गोल अक्षरों में लिखा हुआ था आल्जक फ्रांस आल्जक। इतने बड़े बड़े शब्दों से लिखी इन कॉपियों के सफ़े क्लास भर में ऐसे लगते थे जैसे हर एक डेस्क पर झंडा फहर रहा हो, और सब चुपचाप बैठे लिखने में तन्मय थे। पन्नों पर चलती हुई निभों की आवाज़ भर होती थी। एक बार कुछ भोरे कमरे में उठ के आए, किंतु किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। छोटे छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो अक्षरों की गोलाई को भी ध्यानपूर्वक इतनी सावधानी से बना रहे थे जैसे वे गोलाइयाँ भी फ्रेंच हो। छत पर कबूतर बोल रहे थे। मैंने सोचा, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। लिखते लिखते जब मेरी नज़र हेमिल साहब की तरफ उड़ जाती है, तो मैं देखता कि वे कमरे में किसी एक न एक चीज़ पर टकटकी लगाए होते देखते होते, मानो वह अपनी मस्तिष्क में यह चित्रित कर लेना चाहते हों कि उस छोटे से क्लासरूम में सब चीज़ें कैसे लग रही थी। ख्याल कीजिए, 40 बरस से वे इसी कमरे में रह रहे हैं, इसी कमरे में जहाँ उनके सामने हमेशा उनकी क्लास बैठी रही है, और जिसकी खिड़की से बाहर बगीचा चमकता रहा है। पूरे 40 वर्ष सब कुछ वैसा ही था, केवल डेस्क और कुर्सियाँ घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। बगीचे में वॉलनट का पेड़ बड़ा हो गया था, और वह हाफ बेल जो स्वयं उन्होंने अपने हाथों से लगाई थी, खिड़कियों के सहारे बलखाती हुई छत पर जा पहुंची थी। उह बेचारा गरीब! यह सब छोड़ते हुए उसके दिल में कितना दर्द उठ रहा होगा। छत पर ऊपर उनकी बहन संदूक ठीक कर रही थी, सो उनकी खटर पटर भी क्लासरूम में सुनाई पड़ रही थी। कल ही उन्हें देश छोड़कर चला जो जाना है, और वे हरेक का सबक सुनने की हिम्मत बांध रहे हैं। सुलेख लिखाने के बाद इतिहास का पाठ उन्होंने पढ़ाया। फिर बच्चों ने बा बे बी ओ बू करके शोर करना शुरू कर दिया। वहाँ कमरे के पंखे बेंच पर वृद्ध हौसर ने चश्मा पहनकर और प्राइमर दोनों हाथों में पकड़कर पढ़ना शुरू कर दिया, और वे भी चिल्ला से ही रहे थे। भावावेश से उनकी आवाज़ कांपने लगी थी, और हमें सुनने में इतना मज़ा आ रहा था कि खूब हंसने और शोर करने को जी चाहता था। ओह, और वह आखिरी सबक मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। यकायक गिरजे के घंटे ने 12 बजाए, और इसी के बाद एजिलस के घंटे ने भी। ठीक इसी वक्त कयावत करके लौटते हुए पर्शियन सैनिकों की टुकड़ी भी खिड़की के पास सुनाई पड़ी। हेमिल मास्टर साहब भी कुर्सी से उठ खड़े हुए। बिल्कुल पीले पीले और लंबे लंबे लग रहे थे मुझे, इतने कि जितने मुझे कभी नहीं मालूम पड़े थे। दोस्तों, उन्होंने कहा। मैं और जैसे उनके गले में कुछ अटक गया। वे आगे बोल नहीं सके। मेज पर से चाक का एक टुकड़ा उठाकर वे चुपचाप बड़ी शान के साथ ब्लैक बोर्ड की तरफ चले। उस पर जितने बड़े बड़े अक्षर लिखे जा सकते थे, उनमें लिख दिया फ्रांस जिंदाबाद, और लिखकर उन्होंने अपना सर दीवार के सहारे टिका दिया। बिना बोले उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आदेश दिया, जाओ, स्कूल अब बंद होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पे आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इस कहानी को लाइक ज़रूर करना।